जर्मी बेंथम की। पहले मैं आपको बताऊंगी जर्मी बेंथम के जन्म के बारे में। जर्मी बेंथम का जन्म 15 फरवरी 1748 को लंदन में हुआ था। इनका जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। जो इनके पिता थे और जो इनके दादाजी थे वो उनके समय के क्या थे, प्रतिष्ठित कानूनविद थे। और वो चाहते थे कि जो जर्मी बेंथम है वो भी क्या बने, एक वकील बने। देखो कितना बढ़िया, बोलो बोलो, मजा आ गया। जर्मी बेंथम, क्योंकि जर्मी बेंथम क्या था, प्रतिभाशाली था। जब वो 3 वर्ष का था तो उसने लैटिन भाषा सीख ली थी। 3 वर्ष में? ये सर। बोलो आगे। और 4 वर्ष की आयु में उसने फ्रेंच पढ़ने लग गया था। उसने 13 वर्ष की आयु में ही 10वीं की परीक्षा पास की। और जब वो 15 वर्ष की आयु में पहुंचा तो उसने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की। कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। हद हुए, आगे चलो। इसके पश्चात उसने लिकनेस एंड में कानून शास्त्र के अध्ययन करने के लिए प्रवेश लिया। 1768 में क्या होता है कि उसे किताबों की दुकान में प्रिस्टले की एक पुस्तिका मिलती है जिस पर शासन पर निबंध नामक एक पुस्तिका मिलती है, जिसमें वो एक प्रिस्ट पर पढ़ता है जिस पर लिखा था अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। ये वाक्य है हचिसन का। अच्छा, हचिसन का वाक्य है ये, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। ब्यूटीफुल, शाबाश बेटे। इस वाक्य को पढ़कर जर्मी बेंथम को लगा कि उसे एक बहुत ही अच्छा विचार मिल गया। अब हम बात करते हैं कि जर्मी बेंथम की रचनाएं क्या क्या है। जर्मी बेंथम अपने समय का महानतम लेखक था। उसमें नियमित रूप से लिखने की असाधारण प्रतिभा थी। परंतु क्या होता था, जर्मी बेंथम अगर किसी रचना को लिख रहा होता तो उसके दिमाग में नए विचार आ जाते थे, जिस कारण क्या होता था, जो जिस रचना को लिख रहा होता था उसको कंप्लीट नहीं करता था, वो दूसरी रचना को लिखना शुरू कर देता था। अब हम बात करते हैं कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। इनकी पहली रचना है फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। इन्होंने ये लिखी थी 1776 में। रुको, एक रचना क्या बोली इन्होंने? फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लेख है ना, एक लिस्ट बनाओ। शाबाश बेटा, आगे। दूसरा है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। ये लिखी थी इन्होंने 1789 में। इंट्रोडक्शन टू मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, है ना? ठीक है। तीसरी है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अच्छा। चौथी है इमेंसिपेट योर कॉलोनीज। ये लिखी थी इन्होंने 1783 में। फिर से नाम लो बेटा चौथी का। इमेंसिपेट योर कॉलोनीज। अच्छा, 1783। देखो क्या बोल रहा था, अपनी जो कॉलोनीज है तुम्हारी इंग्लैंड वगैरह की, इसको इमेंसिपेट करो। इमेंसिपेट का मतलब होता है इनको मुक्त करो, इनको सुविधाएं दो, इनके लिए काम करो। और आपको शायद याद नहीं होगा, जब अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे आप तो 1813 के आसपास इंग्लैंड वगैरह ने पढ़े पढ़ने शुरू कर दिए थे हमारे लिए कि हम भारतीयों की पढ़ाई के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। और 1813 या 1814 के जो एक्ट था ना, ये एक्ट पास किए पार्लियामेंट के, उसके तहत उन्होंने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए कुछ पैसे लगाने शुरू किए थे। मतलब ये जो अगर आप पढ़ेंगे ना, ये सारे एक्ट 1919 का, 1909 का, कहाँ के एक्टों की बात कर रहा हूँ, भारत के। अंग्रेज क्या बोलते थे इसमें? 1858 में क्या बोला रानी ने, जब इसको झांसी की रानी वगैरह हार गई, इंग्लैंड की रानी ने क्या बोला, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत में हमारा विलय, हमको इंग्लैंड में डायरेक्ट जोड़ लिया गया, उसकी घोषणा में क्या बोला रानी ने कि हम यहाँ पर भारतीयों की भलाई के लिए आए हैं। ये कहाँ से लिया उन्होंने कॉन्सेप्ट? इस भाई से। हालांकि उन्होंने कितनी भलाई की वो दूसरी बात है, पर ये कॉन्सेप्ट देखो बेंथम बोल रहा है अपनी कॉलोनीज का भी क्या करो, भला करो। और उस टाइम इनकी कॉलोनीज ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी इनकी कॉलोनी थी, न्यूजीलैंड वगैरह। आगे बोलो, शाबाश बिटिया। चौथी रचना है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। पांचवी है एसे ऑन पॉलिटिकल ट्रीटीज, 1791 में लिखी थी ये। शाबाश। दूसरी है डिस्कोर्स ऑन सिविल पेनल लेजिस्लेशन। ये लिखी थी 1802 में। सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन, ठीक है जी, शाबाश बेटे। दूसरी है आ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड। ये लिखी थी 1811 में। अच्छा। अब हम बात करेंगे जर्मी बेंथम के उपयोगितावाद की। ठीक है बेटा, शाबाश। जब तक ये ढूंढेंगे, आपको पता जर्मी बेंथम ने एक जेल बनाई थी, और जेल ऐसी थी वो, उसका नाम रखा था पेनॉप्टिकॉन। फूको में पढ़ेंगे आप, मतलब जेलर होगा ऐसा बैठा हुआ, और ऐसी तरह में जेल होगी जैसे आप लोग बैठे इस तरह से। तो वो एक कैबिन में छुपा होगा, आपको नहीं दिखेगा वो, पर आपके ऊपर हमेशा क्या रहेगी वहाँ से नजरें। तो वो थोड़ी देर देखेगा, फिर वो नहीं भी देखेगा ना, पर 24 घंटे आपको लगेगा मेरे पर क्या पड़ रही है, नज़र। तो ये बोला था उसने कि लोगों को सुधारने के लिए हम इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाओ कि वो खुद ही फिर खुद को क्या करने लग जाए, यार मुझे कोई देख तो नहीं रहा है।
खुद ही खुद को क्या करने लग जाएंगे, कंट्रोल करने लग जाएंगे। ये व्यवस्था उसने दी थी पैनोप्टिकॉन की। आगे बोलो बेटा, शाबाश। उपयोगितावाद का सिद्धांत बेंथम की सबसे महत्वपूर्ण एवं अमूल्य देन है। उसके अन्य सभी राजनीतिक विचार उसकी जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है उस पर आधारित है, लेकिन उसे इसका प्रवर्तक नहीं माना जाता है क्योंकि उसने ये हचिसन की उसने पुस्तिका पढ़ी थी, देखो उससे लिया गया। सीधा आपको एक क्वेश्चन कर दिया उन्होंने, हचिसन से लिया उन्होंने, मेरे को पता नहीं था ये हचिसन का ये विचार है। अच्छा, बेंथम के उपयोगितावाद का दर्शन उसकी दो पुस्तकों फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट और इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन में मिलता है। अब हम बात करते हैं उपयोगितावाद के अर्थ की। जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है इसका अर्थ है कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिलना चाहिए। जैसे कि बेंथम कहता है कि जिस कार्य को करने से आपको लाभ प्राप्त होता है वो क्या है, उचित है, और जिस कार्य को करने से आपको हानि होती है वो क्या, अनुचित है। और ये क्या करता है, ये प्रत्येक व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति को सुख की बात नहीं करता है, ये करता है संख्या पे बल देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारी क्लास में 28 बच्चे हैं, 28 में से 22 बोलेंगे सर को कि पूरे हफ्ते में क्लास होनी चाहिए, हाँ। और 6 बोलेंगे नहीं होनी चाहिए, हाँ। 3 दिन ही होनी चाहिए। मतलब हाँ। सर जो 22 बच्चे बोलेंगे उनकी बात मानेंगे। मतलब सर देखेंगे कि मात्रा किसकी ज़्यादा है। ये सर ये नहीं देखेंगे कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये देखेंगे कि सारे बच्चे किस फेवर में, ज़्यादा संख्या किन बच्चों की है, तो वो क्या करेंगे, 3 दिन क्लास लेंगे। अच्छा, वाह, 3 दिन क्लास नहीं लेंगे, मतलब 6 दिन हफ्ते लेने भर पड़ेगी क्लास। उसको। हाँ ठीक है, ज़्यादा को सुख करना है, ठीक है। Yes, sir। उपयोगितावाद राजनीतिक सिद्धांतों का कोई संग्रह नहीं है, इसमें राज्य और सरकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया हो। ये मानव आचरण के परिणामों से संबंधित एक नैतिक सिद्धांत है। जो उपयोगितावाद है ये क्या, एक नैतिक सिद्धांत है, ये राज्य के द्वारा दिया गया कोई सिद्धांत नहीं है। उपयोगितावाद 18वीं शताब्दी के आदर्शवाद के विरुद्ध की एक प्रतिक्रिया है। ये आदर्शवाद के विरुद्ध उत्पन्न हुआ था जो उपयोगितावाद है। देखो आइडलिज्म के खिलाफ आया है ना, हेगल वाला आइडलिज्म। बोलो शाबाश। उपयोगितावाद का साधारण अर्थ अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। इसका अर्थ है किसी वस्तु का वो गुण जो लाभ, सुविधा, आनंद, भलाई या सुख प्रदान करता है तथा अनिष्ट, कष्ट, बुराई या दुख को पैदा होने से रोकता है। बेंथम के अनुसार उपयोगितावाद की अवधारणा हमें ये बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारे जीवन के समस्त निर्णयों की, जो हम निर्णय लेते हैं, उनकी क्या एक आधारशिला है। उपयोगितावाद है इसका वास्तविक अर्थ ही सुख है। अब हम बात करते हैं उपयोगितावाद की विशेषताओं की। इसकी पहली विशेषता है सुख और दुख पर आधारित। बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है ये 2 आधारों पर आधारित है, सुख और दुख। बेंथम का मानना है कि जो कार्य हमें सुख देता है वो क्या है, उपयोगी है, और जिस कार्य से हमें हानि प्राप्त होती है, जिससे हमें दुख मिलता है, वो उचित नहीं है, वो उपयोगी नहीं है। बेंथम का मानना है कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख नामक 2 शक्तियों का अधीन रखा है। यही शक्तियाँ हमें बताती है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात क्या गलत है, क्या सही है। दूसरी इसकी विशेषता है सुख की प्राप्ति और दुख का निवारण। बेंथम का मानना है कि जिस कार्य से प्रसन्नता या आनंद में वृद्धि होती है वो कार्य उपयोगी है, और उसी से सुख की प्राप्ति होती है और दुखों का निवारण होता है। इसीलिए उपयोगितावाद का सिद्धांत सुखों की प्राप्ति और दुखों के निवारण का सिद्धांत है। इसकी तीसरी विशेषता है सुख और दुख का वर्गीकरण। बेंथम ने सुख और दुख को 2 भागों में बांटा है, सरल और जटिल। उसके अनुसार जो सरल सुख है वो 14 प्रकार के होते हैं तथा जो सरल दुख है वो 12 प्रकार के होते हैं। सरल सुखों या दुखों को परस्पर मिलाने से जटिल सुख या दुख का जन्म होता है। जो इन्होंने 14 सुख की, जो सरल सुख की बात की वो इस प्रकार से है। पहला है मित्रता का सुख, दूसरा है इंद्रिय सुख, तीसरा है सहायता का सुख, चौथा है संपर्क का सुख, 5वां है दया का सुख, 6वां है समरण शक्ति का सुख, 7वां है आशा का सुख, 8वां है सत्ता का सुख, 9वां है धार्मिकता का सुख, 10वां है ईर्ष्या का सुख, 11वां है उदारता का सुख, 12वां है संपत्ति का सुख, 13वां है कुशलता का सुख और 14वां है यात्रा का सुख। जो ये सरल दुख की बात करते हैं जिनको इन्होंने 12 भागों में बांटा है वो इस प्रकार से है। पहला अपमान का दुख, दूसरा धर्म निष्ठा का दुख, तीसरा संपर्क का दुख, चौथा कल्पना का दुख, 5वां शत्रुता का दुख, 6वां है इंद्रिय दुख, 7वां है अभाव का दुख, 8वां सहन शक्ति का दुख
9वां उदारता का दुख और 10वां आशा का दुख, 11वां ईर्ष्या का दुख और 12वां अकुशलता का दुख। इनकी जो चौथी विशेषता है वो है सुख व दुख के स्रोत। बेंथम ने सुख और दुख के को 4 स्रोतों में बांटा है। पहला है धर्म, दूसरा राजनीति, तीसरा नैतिकता और चौथा है भौतिक। धार्मिक सुख हमें धर्म में आस्था रखने से प्राप्त होता है और धार्मिक व्यवस्था को हम स्वीकार करते हैं तभी प्राप्त होता है। जैसे कुंभ के मेले में स्नान करना, यदि वहाँ पर क्या होता है किसी प्रकार की अनहोनी हो जाए तो वो क्या होगा, हमारे लिए धार्मिक दुख होगा। दुख। राजनीतिक सुख राज्यों की नीतियों और कार्यों से प्राप्त होता है, जैसे सरकार के द्वारा धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। यदि सरकार कोई ऐसा कार्य करती है जो जन कल्याण के विपरीत हो तो उससे क्या होगा, हमें दुख प्राप्त होगा, ये हमारे लिए राजनीतिक दुख होगा। तीसरा है नैतिक सुख। नैतिक सुख व्यक्ति को उसकी नैतिक आचरण से होता है, जैसे दूसरों की सहायता करना। कई बार क्या होता है, यदि हमें आवश्यकता पड़ने पर किसी की जरूरत होती है तो वो हमें सहायता नहीं करता है, तो इसको हम नैतिकता का दुख कहेंगे। भौतिक सुख प्राकृतिक अवस्थाओं से मिलता है, जैसे संतुलित वर्षा का होना सभी को सुख देता है। लेकिन क्या होगा कि अगर अत्यधिक वर्षा होगी जिससे लोगों का जीवन क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, भौतिक दुख या प्राकृतिक दुख कह सकते हैं। 5वीं इसकी विशेषता है सुखों में मात्रात्मक अंतर। बेंथम का ये मानना है कि सभी सुख गुणों में एक जैसे होते हैं, इसलिए उनमें गुण के बजाय मात्रात्मक अंतर पाया जाता है। उसका कहना है कि पुष्पिन जो कि बच्चों का खेल है उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ने से उसे भौतिक सुख मिलता है। जबकि हम कविता पढ़ते हैं तो कविता पढ़ने से हमें क्या मिलता है, मानसिक सुख मिलता है। वो सुखों की इससे वो क्या कहता है कि जो सुखों की मात्रा है उसको मापा जा सकता है, इसकी गणना संभव है। अच्छा, इनका मतलब है कि भाई सुखों में गुणात्मक फर्क नहीं होता, मात्रात्मक फर्क होता है, ऐसा बोलते हैं ना। अच्छा, और इसकी छठी विशेषता है सुखों और दुखों का मापन। बेंथम के अनुसार सुखों और दुखों को परिमाणिक तौर पर मापा जा सकता है। इससे कोई अपने सुख या दुख को माप सकता है। ये मापदंड ही किसी वस्तु या कार्य को सुख दुख के आधार पर अच्छा या बुरा प्रमाणित कर सकता है। ये सुख व दुख मानवीय क्रियाओं के आधार का उद्देश्य होते हैं। उन्होंने सुखों को मापने के लिए एक यंत्र बताया था जिसका नाम है फेलिसिटी कैलकुलस, है ना। शाबाश बेटा। इनकी 7वीं विशेषता है सुखवादी मापक यंत्र। बेंथम का विचार है कि सुख दुख को मापा जा सकता है, तुलनात्मक आधार पर उसे परखा जा सकता है। बेंथम ने सुख दुख को मापने की जो पद्धति सुझाई है उसे सुखवादी मापक यंत्र या कैलिस्टिक कैलकुलस का नाम दिया गया है। इनकी 8वीं विशेषता है उपयोगितावाद की। रुको बेटा, खुशी को बताइए बोलते इंग्लिश में, एक होता ना फेलिसिटी, नहीं प्लेजर तो बोलते हैं बेटा, जो ये वर्ड यूज करिए उसको बोलते हैं फेलिसिटेट करना। फेलिसिटी खुशी, एक और वर्ड है, तो कैलकुलस नापने वाला, तब ये वर्ड पढ़ रहे हैं। आगे बोलो बेटिया, शाबाश। इन 8वीं विशेषता है परिणामों पर जोर। बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत परिणामों पर आधारित है। ये देखो यहाँ पड़ गया सीन, गांधी के साथ नहीं है ना, मतलब परिणाम अच्छे होने चाहिए, साधन कुछ भी। आगे बोलो, शाबाश। नियत पर नहीं। अच्छा। बेंथम का मानना है कि सुख और दुख स्वयं ही उद्देश्य हैं। अच्छा। इनके होते हुए अच्छे या बुरे इरादों को मानने की आवश्यकता नहीं। किसी भी कार्य की अच्छाई या नैतिकता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो किस उद्देश्य को लेकर किया गया है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसके परिणाम क्या निकलते हैं। ये देखो, जैसे गांधी बोलता है एंड और मीन्स, कि भाई आपके जो एंड है ना अच्छी बात है, पर मीन्स सही होना चाहिए उसके लिए। ये बोलते नहीं, परिणाम महत्वपूर्ण है, लाया कैसे वो महत्वपूर्ण नहीं। समझा? आगे बोलो, शाबाश। उसने किसी वस्तु के परिणाम को ही सत्य असत्य अच्छाई बुराई का मापदंड स्वीकार किया है। 9वीं विशेषता है राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। बेंथम के अनुसार राज्य के वो कार्य ही उपयोगी है जो लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। सभी व्यक्ति राज्य के उद्देश्यों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। राज्य का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को सुख प्रदान करना नहीं होता है, बल्कि अधिक से अधिक लोगों को सुख प्रदान करना होता है। इसीलिए बेंथम कहता है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक लोगों के कल्याण के संबंध में राज्य को सहयोग करना चाहिए। इसकी 10वीं विशेषता है अनुशस्तियों का अध्ययन। सुख की
की अनुशास्तियाँ शारीरिक, नैतिक, धार्मिक और राजनीतिक 4 प्रकार की होती है। धार्मिक अनुशास्ति व्यक्ति के मन को अनुशासित करती है, ये सदैव उपयोगी होती है। राजनीतिक अनुशास्ति व्यक्ति के ऊपर राज्य के द्वारा उसको पुरस्कार के तौर पर या दंड के रूप में लगाई जा सकती बेटा है। ये क्या वर्ड है, अनुशास्ति क्या होता है? सर, ये अनुशास्ति का मतलब होता है कि अनुशासन के लिए प्रेरित करना। अच्छा, ओके ओके, मोटिवेट करना। इसे कानून द्वारा अनुशासन भी कहा जा सकता है। अब हम बात करेंगे उपयोगितावाद के सिद्धांत की आलोचना। ठीक है, गुड। बेंथम ने अपने उपयोगितावाद के सिद्धांत को सरल व सुबोध बनाने का प्रयास किया, परंतु इस सिद्धांत में अनेक दोष उत्पन्न हो गए। आलोचकों ने इस सिद्धांत को भ्रम एवं विरोधाभास का पिटारा तक कह दिया। ओह, इसकी पहली आलोचना है मौलिकता का अभाव। ये सिद्धांत बेंथम की मौलिक देन नहीं है, क्योंकि इसने उसे हचिसन से के विचारों से लिया है। बेंथम ने प्रिस्टले के विचारों को ही नया रूप देने का प्रयास किया है। उसने अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का विचार हचिसन के माध्यम से बेंथम तक पहुंचा। इसलिए कहा जा सकता है कि ये उसका अपना सिद्धांत नहीं है, इसमें मौलिकता का अभाव है। ठीक है। दूसरी इसकी आलोचना है अमनोवैज्ञानिक सिद्धांत। बेंथम ने मानव प्रकृति को कोरा सुखवादी माना है। उसके अनुसार मनुष्य घोर स्वार्थी और अपने सुख के लिए प्रयास करने वाला प्राणी है। ठीक है। किंतु सत्य तो ये है कि मनुष्य स्वार्थी ना होकर परोपकारी भी हो सकता है। अब देखा जाए सारे मनुष्य स्वार्थी हो भी सकते हैं, सब नहीं, पर कुछ उनमें से परोपकारी भी गुण में पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दूसरों की सहायता करने में आनंद मिलता है। अतः ये सिद्धांत अमनोवैज्ञानिक है जो मानव प्रकृति का गलत चित्रण करता है। तीसरा है स्पष्टता का अभाव। बेंथम ने सभी कार्यों का आधार अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख के विचार को माना है। बेंथम ने ये स्पष्ट नहीं किया कि प्रधानता व्यक्तियों की संख्या को दी जाएगी या सुख की जो मात्रा है उसको दी जाएगी। अतः इस विषय में ये सिद्धांत पद प्रदर्शन कर पाने के कारण अस्पष्ट है और दोषपूर्ण है, क्लियर नहीं है। अच्छा, ठीक है। चौथी इसकी आलोचना है सुखवादी मान्यता दोषपूर्ण है। बेंथम केवल सुख को ही मानवीय क्रियाओं का एकमात्र प्रेरक कारण मानता है। आलोचकों का कहना है कि यदि संसार में केवल सुख को ही प्रेरक मान लिया जाए तो सुखों की प्राप्ति की होड़ लग जाएगी। इससे कर्तव्य व स्वार्थ का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मानव जीवन आदर्शों पर आधारित है, ना कि सुखवादी दृष्टिकोण पर। इसकी पांचवी आलोचना है सुखवादी मापन यंत्र दोषपूर्ण है। बेंथम द्वारा जो सुखवादी यंत्र बताया गया है वो इस विधि से सुखों की मात्रा को सही ढंग से मापने में असंभव है। एक समय पर जिस वस्तु से हमें सुख मिलता है हो सकता है आगे उस वस्तु से हमें दुख भी मिल सकता है। सही बात है। इसकी छठी विशेषता है बहुसंख्या की निरंकुशता। हाँ। बेंथम का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के सुख पर नहीं बल्कि बहुसंख्या पर जोर देता है। यदि बहुसंख्यक अपने आनंद के लिए अल्पसंख्यकों को दास भी बनाना चाहे तो बेंथम के अनुसार वो क्या है, उचित है। उसको लगता है कि इससे भी अधिक लोगों को सुख प्राप्त ज्यादा होता खुशी है। होगी समाज में। सही बात है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से ये सिद्धांत बहुसंख्यकों के अत्याचार को उचित व न्यायपूर्ण ठहराता है, ये जो कि एक बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी सातवीं आलोचना है सुखों के गुणात्मक भेद की उपेक्षा। बेंथम की दृष्टि से विभिन्न वस्तुओं और कार्यों से प्राप्त सुख मात्रात्मक होता है, गुणात्मक नहीं। लेकिन सत्य तो ये है कि एक चित्रकार को चित्र बनाने में जो आनंद प्राप्त होता है तो जो अन्य व्यक्ति है जो उस चित्र को देखते हैं तो उनको मतलब अलग सुख प्राप्त हो सकता है। अतः बेंथम का सिद्धांत गुणों की अपेक्षा मतलब वो गुणों की उपेक्षा करता है। इसका जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है ये मात्रात्मक है, ये मात्रा पर ज्यादा जोर देता है, इस कारण से ये क्या है, दोषपूर्ण है। इसकी आठवीं आलोचना है नैतिकता की उपेक्षा। बेंथम ने केवल भौतिक सुखों के आधार पर अपने सिद्धांत को खड़ा किया। उसने सुख को ही जीवन का चरम लक्ष्य माना है। उसकी दृष्टि से उच्च नैतिक भावना, अंतःकरण और धर्म अधर्म का कोई महत्व नहीं। अतः बेंथम ने नैतिकता की घोर उपेक्षा करके अव्यवस्था को जन्म दिया। इसकी नौवीं आलोचना है अतर्क संगत। बेंथम ने एक सुख से दूसरे सुख की उत्पत्ति की बात तो कही है, लेकिन इस सुख के जनक की अवहेलना की है। प्रत्येक सुख की उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, परंतु वो इस कारण को बताने में असफल रहा है। 10वीं आलोचना है सभी सुख समान नहीं होते।
बेंथम ने भौतिक सुख और मानसिक सुखों को समान माना है। शरीर और आत्मा की अनुभूति के उद्देश्यों और मात्रा जो शरीर और आत्मा की अनुभूति के उद्देश्य और मात्रा होती है वो असमान होती है। बेंथम ने मात्रात्मक आधार पर सुखों में अंतर मानकर मनुष्य को पशु स्तर तक गिरा दिया है। अब हम इन सब विशेषताओं आलोचनाओं को जानने के बाद कह सकते हैं कि बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो गलत धारणाओं पर आधारित है, लेकिन अनेक दोषों के बावजूद भी ये सिद्धांत लोक कल्याणकारी ये लोक कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि अगर हम देखें आधुनिक समय की बात करें तो डेमोक्रेटिक व्यवस्था मतलब लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था, और इसमें भी ये देखा जाता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की बात कही जाती है। तो जो बेंथम का जो ये सिद्धांत है उपयोगितावाद का, ये लोक कल्याणकारी राज्य की भावना से प्रेरित है। और इसके जो उपयोगितावाद है इसके मेन सपोर्टर है जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल। और अगर हम बात करें जो मॉडर्न आधुनिक उपयोगितावाद है तो इसके प्रतिपादक थे डेविड ह्यूम। थैंक यू।